मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला इतिहास का पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम यूनिट सेकंड के में मेवाड़ का उत्थान और महाराणा सांगा इस विषय पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ का उत्थान किस प्रकार से हुआ, सांगा का राज्यारोहण, सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और सांगा की विजय जिसके द्वारा उन्होंने मेवाड़ को सुदृढ़ किया, इसमें अजमेर और चाकसू की विजय तथा ईडर पर प्रभुत्व स्थापित करना। इन बिंदुओं पर आज हम सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ का उत्थान इस पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था, महाराणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र उदय सिंह, या जिसे हम उदा भी कहते हैं, उसने कर दी थी और उसको मार के, कुंभा को मार के वो मेवाड़ का शासक बन गया था। किंतु मेवाड़ के सामंतों को पितृघाती उदा का शासक बनना पसंद नहीं आया और उन्होंने कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ का शासक बनाने हेतु चित्तौड़ आने के लिए आमंत्रित किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1473 ईस्वी में मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से रायमल चित्तौड़ का शासक बना और 1473 से उसने 1509 ईस्वी तक शासन किया था। किंतु वह अपने पिता कुंभा की भांति न तो कूटनीतिज्ञ था और न ही वो मेवाड़ की उस समय की जो कुछ भी उसको विरासत में मिला था उसको सुरक्षित रख सका था। उसके समय में मेवाड़ में कुछ अधीनस्थ क्षेत्रों पर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। आबू, तारागढ़, सांभर, ये तो उससे पहले ही उदा के समय में मेवाड़ के हाथ से निकल गए थे और रायमल ने भी उन क्षेत्रों को पुनः जीतने का प्रयास नहीं किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि रायमल के समय में मेवाड़ की शक्ति कमज़ोर हो गई थी और साथ ही उन क्षेत्रों को भी रायमल ने जीतने का प्रयास नहीं किया था। तो कुंभा के राज्यारोहण के साथ ही जब उनके पिता की 1509 ईस्वी में मृत्यु हुई थी तब इनका राज्यारोहण होना था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रायमल के जीवन काल में ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर पहले ही द्वेष हो गया था और ये स्थिति क्यों आई और इस बारे में जनश्रुतियाँ क्या मिलती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रायमल की जो कई रानियाँ थीं, लगभग 11 रानियों की बात हमें मिलती है, जिनसे इसको 13 पुत्र हुए थे और 2 पुत्रियाँ हुई थी। इन सब में पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था, दूसरा पुत्र था जयमल और तीसरा पुत्र था सांगा। तो रायमल का ज्येष्ठ पुत्र नहीं होने के कारण उत्तराधिकारी ये नहीं बन सकता था, क्योंकि इससे बड़े 2 पुत्र पहले ही थे, पृथ्वीराज और जयमल। तो फिर सांगा का राज्यारोहण किस प्रकार से हुआ, इसको लेकर कई सारे हमें विवरण मिलते हैं और उसमें डॉक्टर ओझा, हरविलास, शारदा ये कई कथानकों को स्वीकार करते हैं और उस आधार पर वो बताते हैं कि एक दिन कुंवर पृथ्वी सिंह, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास पहुँचे। तीनों राजकुमारों के ग्रहों की प्रशंसा करते हुए ज्योतिषी ने बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग प्रबल है, लेकिन महत्वाकांक्षी पृथ्वी सिंह और उसके दूसरे जो भाई थे जयमल, ये उस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर सके और इनमें द्वेष, रोष
ये भावना उत्पन्न हो गई। आवेश में आकर उन्होंने सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा किसी तरह से उस समय बचकर निकल गया था। सारंगदेव जो इनके चाचा थे, उन्होंने उन सबको आपस में समझाया और उस झगड़े को निपटाया, ये कह के कि ये सारी बातें कई बार गलत भी हो जाती तो हम ज्योतिषी से पूछते हैं। तो ज्योतिषी की बात भी कभी गलत हो जाती है तो हम यहाँ पर किसी को देवी आती है, उस देवी के पास जाकर हम पूछते हैं। तो इस तरह से सारंगदेव ने समझाया कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मन मुटाव करना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन से, जो कि चमत्कारिक है और भविष्य भी बता सकती है, तो हम उसके पास जाते हैं। इसलिए सारंगदेव के साथ तीनों राजकुमार भीमल गांव की देवी का मंदिर की पुजारिन के पास पहुँचे। पुजारिन उस समय नहीं थी वहाँ पर और इसीलिए सब अपने अपने, पृथ्वीराज बड़ा होने के कारण ऊंचे आसन पर बैठ गया, उसके पास जयमल बैठ गया और सांगा एक सिंह की खाल पर बैठ गया था। सारंगदेव भी उसके पास ही बैठ गया था। जब पुजारिन आई तो सभी ने अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की और पुजारिन ने भी जो बात बताई तो वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी का ही समर्थन दिखाई दे रहा था। इनको इस सब को सुनकर तीनों में वहीं युद्ध आरंभ हो गया, तीनों भाइयों में। और मतलब पृथ्वी सिंह, जयमल और सांगा में, तीनों में युद्ध हो गया और वह सांगा पर टूट पड़े। किंतु यहाँ भी किसी तरह से सारंगदेव ने बीच बचाव किया और इस प्रकार से इन सभी स्थिति में सांगा घायल हो गया था और उनको किसी तरह से वहाँ पर सुरक्षित लाकर फिर सांगा वहाँ से फिर करमचंद परमार के पास, वहाँ उसको अजमेर में शरण दी गई थी और फिर वो अज्ञातवास में रहकर वहाँ पर अपनी शक्ति का गठन कर रहा था। तो इस तरह से सांगा का राज्यारोहण से पहले ये उत्तराधिकार संघर्ष हमें दिखाई देता है। तो जब सांगा अज्ञातवास में था तब उसे मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होना असंभव सा दिखाई दे रहा था, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे उसके अनुकूल होती गई और जैसा कि जयमल जो था राव सुल्तान के हाथों मारा गया था और सिरोही से लौटते समय रास्ते में पृथ्वीराज की भी उसके बहनोई के द्वारा जहरीले लड्डू खिला देने से मृत्यु हो गई थी और अपनी मृत्यु से पूर्व पृथ्वीराज ने सारंगदेव की भी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से जो सांगा के प्रतिद्वंदी थे वो एक एक करके सभी समाप्त हो चुके थे और राणा रायमल के लिए अब सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। तो ऐसी स्थिति में करमचंद परमार ने राणा रायमल को सांगा के बारे में सूचना भिजवाई। राणा रायमल ने तत्काल सांगा को चित्तौड़ बुला लिया और उसे महाराज कुमार का पद दिया। संभवतः रायमल लगभग मृत्युशैया पर ही थे, तभी सांगा को अजमेर से बुला लिया गया था। अतः रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठा था। तो सांगा की राज्यारोहण के समय की हम दूसरे बिंदु पे आ रहे हैं कि प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी। राज्यारोहण के समय उससे पहले की कठिनाइयों से तो वो अपने प्रतिद्वंदी भाइयों से तो मुक्त हुआ ही था, लेकिन फिर भी जैसा हमने बताया कि रायमल के समय और उससे पहले उदा के समय मेवाड़ के कई सारे प्रदेश उनके पड़ोसियों ने ही, उनके करद सामंतों ने ही जीत लिए थे, कर देना बंद कर दिया था। तो ये सारी कठिनाइयाँ सांगा के राज्यारोहण के समय ही थी। इन कठिनाइयों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है
ऐसा लग रहा था जैसे सांगा मेवाड़ का शासक तो बन गया, लेकिन उसका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था और राज्यारोहण के समय न केवल आंतरिक शत्रु ही थे, बल्कि मालवा, गुजरात, ये सारे भी पड़ोसी शक्तियां भी मेवाड़ की ओर मुंह उठाए हुए थी। तो सांगा ने उन प्रारंभिक कठिनाइयों से कैसे मुक्ति पाई थी, और इस बारे में ये कहा जा सकता है कि सांगा ने सत्ता संभालते ही उन्होंने मेवाड़ की जो प्रभुत्व वाले क्षेत्र थे उनको फिर से जीतने का प्रयास किया था। और इसमें सांगा के समय में मारवाड़ पर जो गांगा का शासन था वह राठौड़ों की अन्य शाखाओं के शासकों जैसे मेड़ता, बीकानेर आदि को भी अपने प्रभुत्व में लाने का गांगा प्रयास कर रहा था, किंतु बीकानेर के राठौड़ स्वयं को मारवाड़ के राठौड़ों की अपेक्षा अधिक माननीय समझते थे। इसी कारण इनमें संघर्ष होता रहता था। तो ऐसा देखा जाता है कि सांगा ने सर्वप्रथम उन मेवाड़ के क्षेत्रों पर नज़र डाली जिन पर कभी मेवाड़ का शासन था, और उन प्रदेशों को हस्तगत करने के लिए महाराणा ने कई प्रयास किए थे। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं अजमेर और चाकसू पर विजय। महाराणा ने गद्दी पर बैठने के बाद मेवाड़ में शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को संभाला, जिससे मेवाड़ की सैन्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसके पश्चात उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। अजमेर के बाद चाकसू पर अधिकार किया और मेवाड़ साम्राज्य में मिला लिया। चाकसू उसने पूरनमल की जागीर के अधीन कर दिया, और साथ ही अहमद यादगार ने चाकसू विजय के संबंध में भी लिखा है कि सांगा ने दिल्ली सुल्तान से चाकसू छीनकर वहाँ के सैयद परिवारों पर भीषण अत्याचार किए। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि पूर्वी राजस्थान पर सिकंदर लोदी की स्थिति कमज़ोर थी, और उसकी निर्बल स्थिति को देखते हुए सांगा ने अजमेर और चाकसू दोनों ही क्षेत्रों को जीत लिया था। और इस विजय अभियान के बाद राजस्थान पर सांगा की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ईडर राज्य पर भी उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया था। मेवाड़ की सत्ता संभालने के बाद महाराणा सांगा ने ईडर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ईडर के राजभान की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल वहाँ का शासक बना, लेकिन 18 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। सूरजमल का पुत्र रायमल के अल्पायु के होने के कारण उसका छोटा भाई भीम को ईडर की गद्दी पर बैठाया गया, किंतु कुछ समय उपरांत उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अतः भीम के पुत्र भारमल को ईडर का राज्य सौंप दिया गया। इस समय तक सूरजमल का पुत्र रायमल बड़ा हो गया था और वो ईडर का शासक बनने का इच्छुक था। अतः उसने भारमल के शासक बनने का विरोध किया। इसका परिणाम दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। रायमल ने राणा सांगा के पास आश्रय लिया और सहायता की याचना की। सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया और भारमल को हराकर रायमल को ईडर का शासक बना दिया। तो इस तरह से ईडर के उत्तराधिकार प्रश्न में सांगा ने रायमल को ईडर का शासक बनाया और अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया। आगे के बिंदु जैसा कि मालवा और गुजरात के संबंध है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर
ये बात करना चाहेंगे कि सांगा जो था, महाराणा सांगा, जब मेवाड़ का शासक बना तो उसने चारों तरफ से जो विरोधी थे, सांगा ने धीरे धीरे करके एक एक विरोधियों का दमन किया। इसीलिए महाराणा सांगा मुख्यतः युद्धों के लिए जाने जाते हैं। 16वीं शताब्दी का ये एकमात्र हिंदू राजा था जिसके नेतृत्व में सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए उनके साथ संगठित हुए, और इसीलिए महाराणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पथ पातशाही की उपाधि भी इनको दी जाती है।